परीक्षा होने जा रहा है 14 मई को, वो है मद्य निषेध। और बहुत सारे कोचिंग के डायरेक्टर अपने अपने जो हैं अनुमान लगा रहे हैं आप लोगों को, और ये बता रहे हैं कि कितना क्वेश्चन किस एरिया से रहेगा। लेकिन मैं मोटे तौर पर बता देता हूँ, लगभग 76 क्वेश्चन इन जीके जीएस एरिया, 10 क्वेश्चन इन मैथ एरिया, 10 क्वेश्चन इन हिंदी एरिया एंड 4 क्वेश्चन इन इंग्लिश एरिया। तो यही रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन घट बढ़ सकता है। रीजनिंग के रहने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि रीजनिंग बिहार पुलिस में नहीं आता है। बिहार दरोगा में आजकल एक दो क्वेश्चन रीजनिंग का डालना शुरू किया है। अब हम उस हिसाब से तैयारी करें तो सबसे बढ़िया है कि अगर आप बिहार के परीक्षा देते हैं तो अभी तक आप इतिहास पढ़ लिए होंगे, भूगोल पढ़ लिए होंगे, संविधान पढ़ लिए होंगे, बायोलॉजी पढ़ लिए होंगे, फिजिक्स पढ़ लिए होंगे। ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री से क्वेश्चन कम आता है। ठीक इसी ढंग से एग्रीकल्चर पर भी उतना ध्यान नहीं देना है, एनिमल हस्बेंड्री पर भी नहीं देना है। लेकिन हाँ, अगर लीड लेना चाहते हैं आप तो नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक को जरूर पढ़ लें। साथ ही साथ करंट अफेयर और बिहार पर जरूर ध्यान दें, और स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल पर। करंट अफेयर पर जरूर ये ध्यान दें कि भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो कितने नंबर की है, मोदी जी प्रधानमंत्री कितने नंबर के हैं, हमारे धनखड़ जी उपराष्ट्रपति है वो कितने नंबर के हैं। ठीक इसी ढंग से अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, कई बार स्पीकर के बारे में भी पूछ देता है, बिरला जी हैं, सबको ही जानता है। इस तरीके से पूछता है विपक्ष के नेता भी कौन है। अभी हाल ही में जो आईपीएल चल रहा है इसके बारे में भी कुछ छोटी मोटी जानकारी आपसे ले सकता है। तो ये बदलते रहता है क्वेश्चन। मेरा ये कहना है कि करंट अफेयर पर चर्चित व्यक्ति चर्चित स्थान वगैरह जरूर जाने। और एक दो राय मैं अवश्य देना चाहूंगा, आप लोग थोड़ा सा ऐसे खसक के बैठिए। एक दो राय और देना चाहूंगा कि जो पन्ना आप पढ़ लेते हैं, जैसे इसको पलटकर पढ़ते गए तो फिर पीछे मत जाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जितना थ्रोली आप पढ़ सकते हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। एकदम पढ़ते जाइए, रटिए अब मत, क्योंकि आपके पास समय रह गए हैं मात्र 10 दिन का, क्योंकि आप 13 को शाम को करेंगे विश्राम, तब जाके 14 को आप एग्जाम सही देंगे। हालांकि सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि महिलाओं को कम से कम लोकल सेंटर दिया है, इसलिए दूर दराज के जिलों में जाने की समस्या नहीं है, अभिभावक को बहुत परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन अब महिलाओं का फर्ज बनता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने आरक्षित सीटों को तो प्राप्त करे ही करे, जो जनरल सीट है उसमें अगर ज्यादा से ज्यादा जाएगी तो उनके हितों का संवर्धन होगा। रही बात कि एक बार आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका मेरिट जो बिहार पुलिस है या मद्य निषेध है या फायरमैन है, इनमें फिजिकल पर बनता है। तो इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। लेकिन हाँ, अब 14 दिन 10 दिन 13 दिन भी आप मेहनत नहीं करोगे तो काहे के लिए पढ़ते हो। इसलिए मैं राय दूंगा कि पूरे जीवन को लगा दो। इस दौरान आप अगर होटल से खाना खाओ तो ज्यादा बेटर है, हाइजेनिक खाना। ये नहीं कि कुरकुरे खाओ, चाउमीन खाओ, बीमार पड़ जाओ, बर्गर खाओ, ये सब कुछ नहीं। लेकिन हाँ, हाइजेनिक खाना आप लोग जरूर खाना, और होटल से लाओगे तो तुम्हारा कम से कम समय बचेगा। और खाना बनाना, मार्केटिंग, शॉपिंग वगैरह करोगे, कपड़ा वगैरह अभी गंदे भी पहनोगे तो काम चल जाएगा। 10 दिन की तो बात है। फिर 14 तारीख को जितना फैशन करना है, मेरे जैसे मोछ रंग रंग के बने, आप लोगों को तो मोछ नहीं है, लड़के लोगों को कम है और काला है, आप लोगों को व्हाइट नहीं होता। तो जितना है जवान बनने की कोशिश करना, लेकिन 14 के बाद 14 तक न ढंग से नहाना है, न ढंग से सोना है, न ढंग से कपड़ा पहनना है। एकदम पागलों की तरह आप लोग जो है केवल रीड करते जाइए, बढ़ते जाइए आगे एकदम से, और पूरा एकदम आत्मविश्वास के साथ कि मुझे सक्सेस होना है तो होना है। अब रही बात, आपको लास्ट समय में बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को नहीं भी आएगा तो आप जो है बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा पॉइंट्स पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि बिहार से भी क्वेश्चन आता है तो कहां से आता है। तो एंशियंट एज से ज्यादा आता है, मिडिवल एज से कम आता है, मॉडर्न में फ्रीडम स्ट्रगल सबसे ज्यादा आता है। एंशियंट एज से अगर आप जानना चाहें तो आता है कि भारत में जो है मगध महाजनपद कौन था या अंगुत्तर निकाय कौन है। ठीक इसी ढंग से 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद बिहार में थे, तो 3 महाजनपद थे, आपको पता होगा। इसी ढंग से सबसे पहले जो है बिहार में किस राज्य की स्थापना हुई थी, तो सभी जानते हैं कि बिहार में बृहदरथ वंश की स्थापना हुई थी।
और जरासंध उसका प्रतापी शासक था। इसी ढंग से पूछता है कि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति स्थापित करने वाला बिहार का शासक कौन था, तो बिंबिसार था, जो सबसे पहले साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को जो है लेकर चला था, हर्यक वंश की स्थापना किया था। ठीक इसी ढंग से पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो राजगीर के सप्तपर्णिका गुफा में हुई थी। महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे और वहां पर उनकी राजधानी को है महागोविंद नामक वास्तुकार जो था, इंजीनियर जो था, वो छठे दिशा से उसको घेराबंद करने का प्रयास किया था और उसमें सफल रहा था। हस्ती सेना सबसे बड़ी किसने रखा था, तो बिंबिसार ने ही रखा था। वैवाहिक संबंधों से अपने राज्य को मजबूत करके रखा था। वैवाहिक संबंध में भी पूछ देता है कि कहाँ उसके विवाह नहीं हुए थे, तो पंजाब के भद्रकुल के छिमा से विवाह हुआ था, अगर जानते हैं। इसी ढंग से आपको कौशल नरेश प्रसेनजीत के बहन महाकोसला से विवाह हुआ था, अगर जानते हैं। लिच्छवी राजकुमारी से विवाह हुआ था, अगर आप जानते हैं। तो निश्चित रूप से जो अगला ऑप्शन आएगा उसको छांट सकते हैं आप आसानी से। आम्रपाली से भी उसका विवाह हुआ था, उससे एक जीवक नामक संतान का जन्म भी हुआ था, जो प्रसिद्ध राजवैद्य था। उसी के पैरेलल एकदम से यानी मजबूत जो था अवंती नरेश चंद्रव्रत द्योत था, जो हमेशा ही मगध से जो है वैमनस्यता रखता था। ये सबसे पहले साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को लेकर बिंबिसार इसलिए बढ़े थे क्योंकि एक अंग झा जिसकी राजधानी चंपा थी, उसका पुराना नाम मालिनी था, और उस मालिनी पर जो है नियंत्रण उन्होंने स्थापित कर लिया था। आपको ये भी पता होगा कि मालिनी जो है भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र पड़ता है, जो गंगा के दक्षिण और गंगा के उत्तर का क्षेत्र है। गंगा वहीं पर उत्तरायण होती है, जिसको सुल्तानगंज के नाम से जाना जाता है। तो उन क्षेत्र पर नियंत्रण के बाद में उसका पुत्र अजातशत्रु उसको गद्दी पर से ही लेकर जेल में डाल दिया था, क्योंकि हल और बेहल नामक अपने अन्य बेटों को वो ज्यादा मानने लगे थे। अजातशत्रु को यह शंका हो गई थी कि हमारे पिता हो सकता है कि अपने दूसरे पुत्र को गद्दी दे दे, और वैसी स्थिति में इनको जो है हमें थोड़ा सा बंदी बनाना पड़ेगा। लेकिन बंदी बनाने के बाद एक चीज चेंजिंग देखा गया कि उधर कौशल नरेश प्रसेनजीत ने जब हमला कर दिया, तो वैसी स्थिति में अजातशत्रु ने अपने पिता को ही मरवा दिया, या जब जेल से लेकर जा रहा था वैसी स्थिति में उनको शंका हुआ कि कहीं मार सकता है, तो आत्महत्या कर दी। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चर्चा किया है पुस्तकों में। लेकिन एक चीज बता दें कि अजातशत्रु जो पिता को दुख देकर और राजगद्दी को प्राप्त किया था, ये परंपरा शुरू हो गई थी। इसी को साम्राज्यवादी और राज्य हड़प की नीति भी कहा जाता है। उसका उत्तराधिकारी जो है उदयन हुआ। उदयन जैन धर्म का अनुयायी हो गया। उदयन जो था राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र लेकर चला आया था, लेकिन जैन धर्म का अनुयायी होने के कारण चंद्रप्रद्योत के उत्तराधिकारियों को अवसर मिला और उन्होंने पाटलिपुत्र पर जो है अपने दूतों को भेजकर और गलत तरीके से, यो कहें कि अप्रत्यक्ष रूप से, जिसको आज आतंकवाद कहते हैं, वैसे उनको चक्कू दे दिया और इस प्रकार उदयन की अंत हो गया। बाद में आपको पता होगा कि उन्हीं के एक सेनापति थे शिशुनाग, उन्होंने शिशुनाग वंश की नींव डाला था और राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली लेकर चला गया था। वैशाली में अपने सत्ता को संचालित करते हुए उन्होंने अवंती राज्य पर आक्रमण करने के लिए नौसेना का गठन किया, वहां आक्रमण भी किया और उसे भी मिला लिया। यानी कहा जाए कि 100 वर्षों से संघर्ष जो मगध का चल रहा था, अवंती से उसको मूर्त रूप देने में सफलता प्राप्त की थी शिशुनाग ने। शिशुनाग का पुत्र जो हुआ वह कालाशोक हुआ था। कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन ठीक 100 वर्ष बाद यानी 483 में पहली संगति हुई थी। 283 BC में संगति वैशाली में आयोजित कराया था। लेकिन इस तरीके से 383 में, और इस तरीके से यह पूरी की पूरी तरह सफल रहा था। इसमें बौद्ध भिक्षुओं की संख्या सबसे ज्यादा आई थी। लेकिन तीसरी बौद्ध संगति आपको पता होगा कि 251-50 BC में अशोक ने पाटलिपुत्रा में कराया था, जबकि 283 BC में होना चाहिए था। यानी 100 वर्ष के अंतराल को अगर कंटिन्यू रखा जाए तो, लेकिन 100 वर्ष के अंतराल नहीं रहे क्योंकि उस बीच में कोई प्रसिद्ध शासक नहीं हो सका। हुआ भी तो बिंबिसार अपने पत्नियों से, यानी 16 पत्नियां थी और उसे वो घिरा रहता था और ज्यादा उन लोगों का नियंत्रण पर चला करता था। आपको शायद पता होना चाहिए कि भारत में राजा जो है धर्म का अनुसरण किए, लेकिन धर्म के प्रचार प्रसार में जो भी राजा शामिल हो गए और ज्यादा अपने आप को उसमें शामिल करते हुए देखे, राज्य का अंत हो गया। धर्म नेता राजनेता बन सकता है जैसे आदित्यनाथ योगी, लेकिन राजनेता धर्म नेता बनेगा तो ना राजनीति रहेगी और नहीं धर्म रहेगा। दोनों का पतन निश्चित ही हो जाता है, क्योंकि धर्म नेता बहुत से प्रशिक्षण लेकर जाया होता है और राजनेता अपने राजनीति के योग्यता के बल पर धर्म के प्रधान होने का प्रयास करता है और वैसी स्थिति में वो समाप्ति होता है। स्वयं अकबर भी देखे होंगे, दीन इलाही की स्थापना किया था, लेकिन दीन इलाही उसकी समाप्त हो गई और उसके उत्तराधिकारी उसका अपना बेटा ही बगावत कर दिया था। वो तो कहिए कि मरियम उजमानी उसकी पत्नी थी, जो बड़ी समझदारी से पिता और पुत्र के भी समझौता कराकर और फिर मुगल सत्ता को एक अच्छे हाथों में सौंपने में सफल रही थी। अन्यथा वो राजघराने की महिला अगर नहीं होती तो पिता पुत्र में ही उसी समय संहार प्रारंभ हो जाता। और बाद के कालों में ऐसा देखा भी गया कि संहार हुए, औरंगजेब ने अपने पिता को ही बंदी बना लिया था और भाइयों को विश्वासघात करके मार डाला था। राम और औरंगजेब में सबसे बड़ी अंतर यही देखने को मिलती है कि एक तरफ पिता के अपराध होने के बावजूद भी राम जंगल चले जाते हैं और 4 भाई होते हैं वो भी, और औरंगजेब भी 4 भाई होता है। एक तरफ देखिए कि पिता के शब्दों के पालन के लिए जंगल चले जाते हैं, सीता मैया सारा आभूषण छोड़कर चली जाती है, और दूसरे तरफ ये आकर पिता को कैद कर देता है।
उधर देखिए कि भरत खड़ाऊ लेकर माथा पर शासन चला रहे हैं, इधर भाई को मार दिया जा रहा है। ये सो रहा है क्या लड़का? पर ये खराब आदमी है भैया यार, हमारे वो धक्का दे रहे थे, उनको खराब लग रहा है आपको? हाँ जी, मैं आगे बता रहा था। बताइए मैं इतना जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ जिससे आप ज्यादा से ज्यादा कंसर्स होकर सुन सके और एकदम मस्तिष्क से उनको म्यूजिक लग रहा है, झुप पर झुप रहे हैं। अच्छी बात नहीं है राहुल जी, मन से पढ़िए और ध्यान से सुनिए थोड़ा सा। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि इस तरीके से जो है आपके शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ और कालाशोक ने जो है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया। उसके बाद सत्ता जो है महापद्म नंदा के हाथ में आ गई और महापद्म नंदा से धनानंद सत्ता को हड़प लिया। धनानंद नाई जाति का था, जाति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन योग्यता निश्चित ही रूप से राज्य सत्ता को मजबूत करती है। अयोग्य व्यक्ति अगर राज सत्ता पर आ जाए तो वैसी स्थिति में राज सत्ता का सर्वनाश कर देती है। अभी देखे होंगे कि कोई तथाकथित उच्च जाति के नरेंद्र मोदी नहीं है, लेकिन मैं ये श्योर करता हूं कि वो निश्चित रूप से राज्य को बहुत मजबूत स्थिति में लेकर चल रहे हैं। अब देखे होंगे कि न कोई आतंकवादी हमला हो रही है, गरीबी तो लोग कह रहे हैं खूब आ गई है भारत में एकदम से। आलू 10 रुपए किलो मिल रहा है, टमाटर 10 से 12 रुपए किलो मिल रहा है, खीरा जो है 20 रुपए किलो मिल रहा है, प्याज 20 रुपए किलो मिल रहा है। बहुत महंगाई आ गई है। 60 रुपए किलो जब खरीदा करते थे, 200 रुपए रहर दाल खरीदा करते थे, तब सस्ती थी एकदम से। अभी बहुत महंगाई आ गई है। दूसरी इतनी गरीबी आ गई है कि सड़कों पर चल के देखिए आप, इतना ज्यादा जो है साइकिल चल रहे हैं, लोग पैदल चल रहे हैं, भीख मांग के कटोरा लेके चल रहे हैं, सब यही दिखवे करता। हम तो जब निकलते हैं 4 व्हीलर देखकर हालत खराब हो जाता है कि बच के नहीं चलेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इतने 4 व्हीलर है, इतने 2 व्हीलर है, अब साइकिल कहाँ दिख रहा है, अब पैदल कहाँ दिख रहे हैं लोग। एक कदम भी जाना है, बर्तन मांजने भी किसी को दूसरे के घर जाना है तो लोग टेम्पू से जा रहा है और बेटा स्कूटर से उनको लेके घर जा रहा है। मेरी ही आंटी आती है तो हम देखे हैं कि स्कूटर से उनका बेटा पहुंचा जाता है और आंटी को फिर शाम को स्कूटर से लेकर जाता है। अब सोचिए कि स्कूटर से आकर और जितना देर वो काम करते रहती है, 14 से 15 को मोबाइल पर फोन आते रहता है और जो उस पर बात करती है वो देख के लगता है बहुत हमारी आंटी गरीब है जो खाना बनाने आती है। कहते रहती है फ्रिज में रखा हुआ है सामान देख लो। हाँ, कल फलूदा जो खरीद के आया था ना, उसमें 2-1 कप हम लोग खाए थे, बाकी 2 कप फ्रिज में डीप फ्रीजर में डाल दिए, ठीक से देखना। यानी डीप फ्रीजर है, फलूदा खाती है, ये बात क्लियर है। उसके बाद 2-4 दिन में हम फिर सुनते हैं, कहती है मार साहब से गहना लाए थे ना हम, ना वो हमारे को 12,000 में अंगूठी दिए थे। हाँ, वो 14,000 रुपये लिखे थे, लेकिन हम 2,000 उनसे कम दिए कि बाद में देंगे। अब बाद में थोड़े देंगे, मैंने वो अंगूठियों किन रही है। मैंने गरीबी आ गई है। अब 60,000 रुपये सोना है, इसके बावजूद भी सभी खरीद रहे हैं। एक से एक बारात विवाह वगैरह देख सकते हैं, बड़े बड़े मैरिज हॉल से देख सकते हैं कि बिहार में मोदी ने बहुत गरीबी ला दिया है एकदम से। क्या कहा जाए, मैंने सब लोग कह रहा है कि देश बर्बाद हो रहा है, देश लूट रहा है, लेकिन सड़कों पर चल के देखिए कि कितने लोग गंजी पर घूम रहे हैं और कितने लोग धोती पर घूम रहे हैं, कितने लोग लंगोटी पहन के घूम रहे हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा। वो पंडित जी लोग होंगे ब्याह शादी में वो धोती पहनते होंगे, मजबूरी में कि दक्षिणा मिले लोग पंडित जी पहचाने, बाकी वो भी वहां से हटते फिर वो भी जींस कस लेते हैं। समझ सकते हैं भारत में मोदी ने गरीबी ला दिया। तो जिस जाति से भी हो, लेकिन अनुभवी व्यक्ति है, राजनेता है और ढंग से बीजेपी में चाहे किसी पार्टी में काम किया है, बलेल टाइप के नहीं है कि गेहूं के पेड़ में फांसी लोग लगा देगा, यानी गेहूं को पेड़ समझे और उसमें फांसी लगने से लोग मरेंगे। तो ऐसे बलेलों को सत्ता सौंपने की जो है क्वायत शुरू हो गई है भारत में। और बहुत सारे लोग, कहा जाता है कि हंस को ठोकरा मारने का काम कौन करता है, कौआ करता है। तो देश में कौवे जो है कम हो गए थे, लेकिन फिर अब आदमी में ही कौआ जन्म ले लिए हैं और बहुत सारे कौओं ने संगठन बनाकर कहा है बलेल को ही सत्ता में रखने से फायदा है कि कम से कम हम हर राज्यों में अपने अपने मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगर बलेल को केंद्रीय सत्ता में मजबूत बनाने की प्रयास नहीं करेंगे तो हर राज्य में जो है हम लोग हार जाएंगे और अंततः जो है मोदी के समर्थक और राष्ट्र के समर्थक लोग आ जाएगा। इसलिए वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, अंदाजा आप लगा सकते हैं। आगे थोड़ी सी और चर्चा हम करेंगे कि इसी ढंग से आपको बता रहे हैं कि जैसे ही सत्ता वहां से बद्रीधरानंद के हाथों में आई, सत्ता जो है एकदम लूट खसोट की नीति में चली गई, देश बर्बादी के कगार पर चला गया। गुरु चाणक्य को बुरा लगा, उन्होंने एक साधारण से बहेलिया से बच्चा को खरीदा, चंद्रगुप्त मौर्य नाम था, तक्षशिला में जाकर प्रशिक्षण दिया, उसे 20 पुरुष बनाया और उसको लेकर जो है पाटलिपुत्र आया।
धनानंद की पुत्री दुर्धरा से उसका प्रेम अप्रत्यक्ष रूप से कराया। मिक्का नाम की उसकी एक शिष्या थी जो उसकी पत्नी भी थी और बहुत मदद करती थी। राज सत्ता के लिए और देश के संचालन के लिए यह बेहद जरूरी होता है कि नियम और कानूनों में थोड़ी सी उल्लंघन भी हो तो चलता है। और ध्यान रखना, संस्कार सपोर्टिंग एलिमेंट्स है। संस्कार के लिए देश को बर्बाद नहीं किया जाता और धर्म के लिए कम से कम समाज को बर्बाद नहीं किया जाता। समाज पहली करी है और देश दूसरा करी है। समाज भी बचना चाहिए और देश भी बचना चाहिए। संस्कार तो केवल सपोर्ट करता है और धर्म तो केवल सहयोग करता है। धर्म के लिए समाज को बर्बाद न करे और संस्कार के लिए देश को बर्बाद न करे, वो दोनों सहयोग करते हैं। अगर मिक्का उनका शिष्या भी थी और उनको अगर सपोर्ट कर रही थी तो वैसी स्थिति में कोई बुराई नहीं हुआ, बल्कि बड़ी गर्व से जो है उसका नाम लिया जाता है चाणक्य का, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट करके दुर्धरा को चंद्रगुप्त मौर्य से जोड़कर और फिर धनानंद को पराजित कर मौर्य सत्ता को स्थापित करने में सहयोग की। अगर मौर्य सत्ता स्थापित नहीं होती तो आपको शायद पता होगा कि जो सेल्यूकस दोबारा आक्रमण किया था, जो पहले सिकंदर के साथ आया था सेनापति बनके, वह शायद भारत को जीत जाता। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो था, यानी सिकंदर जो भारत से लौटा था, वो धनानंद के सैनिकों से भय खाकर उसके सैनिक आगे नहीं बढ़े थे। यानी प्रवर्तक से जो संघर्ष हुआ था, यानी पर्वतीय राजा पोरस से जो संघर्ष हुआ था, उससे भयभीत थे, न कि वो धनानंद से भयभीत थे। लेकिन दोबारा जब सेल्यूकस आया था तो उन सैनिकों को चुनकर लेकर आया था जो पाटलिपुत्र तक आक्रमण करने की हिम्मत रखते थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को इसकी जानकारी मिली और जाकर भारत की सीमा पर उसे पराजित किया। उसकी बेटी हेलेना से जबरन विवाह किया और जब वो गिड़गिड़ाने लगा तो 500 हाथी के उपहार देकर कहा, जाओ अपने क्षेत्र में राज्य करो, क्योंकि हम तुम्हारे दामाद हुए, मेरे ससुर हुए, तुम भिखमंगे हो जाओगे, ठीक नहीं है। यानी भारत की शक्ति की लोहा विश्व स्तर पर मनवाने का काम यदि किसी ने किया था तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था, चाणक्य के कारण किया था। और इस तरीके से मौर्य सत्ता की स्थापना की थी। बाद में वो अपने हिंसा की प्रवृत्ति का परित्याग करके धर्म के आचरण करने लगा, जिसे सत्ता थोड़ी सी कमजोर हुई। जैन धर्म का अनुसरण करके कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चला गया और वहां पर संलेखन करके सिद्धशिला को चला गया। लेकिन उसके उत्तराधिकारी बिंबिसार हुआ। बिंदुसार जो था वो भी योग्य कम नहीं था, लेकिन दुर्धरा चूंकि 20 कन्या नहीं थी, उन्होंने एक निवाला खा लिया था, जिस कारण समय से पहले उसका जन्म हो गया था, जिसको सतवांश कहा जाता है। और उस सतवांश के कारण बिंदुसार के मानसिक योग्यता भी उतनी नहीं थी। पत्नियों के दबाव के कारण उसका हार्ट अटैक हो गया, फिर वो चल बसा। उसके तथाकथित 7 पुत्र थे या 100 पुत्र थे। सतपुत्र कहा गया है। सत का अर्थ 7 निकालिए तो पाली प्राकृत भाषा में, या 100 निकालिए तो। उसमें एक अशोक था, ना जो बड़ा था ना छोटा था। अशोक जो था वह बिल्कुल संत प्रवृत्ति का था और धम्मा उसकी मां थी। लेकिन एक पिंगलवत्स नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, आजीवक्षंत थे, कि यही व्यक्ति या तो महान संत बनेगा या महान राजा बनेगा। लोग कहते हैं होत बिरवान के होत चिकने पात, देख कर ही पता चल जाता है कि इस व्यक्ति में टैलेंसी कितनी होगी और इस प्रकार वो किस तरीके से इस टैलेंसी का यूज अपने समाज में कर सकेगा, उसका प्रयोग किया वो। और इस तरीके से वो चला गया उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सेवा करने लगा। श्रीदेवी नामक एक महिला से उसको प्रेम विवाह हुआ, जिसको गंधर्व विवाह कहते हैं। महेंद्र और संगमित्रा नाम के एक लड़का और लड़की भी उसके हुए। विवाह के पहले ही लड़का लड़की भी हुए, लेकिन वो अभी राजा नहीं बना था। ऐसी स्थिति में जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो सुसीम नामक बड़ा भाई जो अशोक का था, अन्य भाइयों को मारने के लिए चल पड़ा। उसे सबसे बड़ी दुश्मनी अशोक से ही लगती थी। अशोक के खिलाफ आक्रमण कर दिया। अशोक नहा रहा था क्षिप्रा नदी में, उसने विश्वासघात करके उसको मारने की कोशिश किया, लेकिन यह उसका अभियान असफल रहा। अशोक दैवीय कृपा से अपनी टैलेंसी से बच पाया। अंततः वह अपना क्रूर रूप धारण करके 99 भाइयों की हत्या कर दिया, जैसा कि बौद्ध ग्रंथों में दिखाया गया है। हो सकता है कि आंकड़े कुछ इधर उधर हो, क्योंकि पहले किसी भी महान राजा को थोड़ा सा खराब दिखाकर तब महानता उसमें आरोपित करने की परंपरा भारत में कलंकरण पद्धति के अंतर्गत चलती रही है। तो इस तरीके से हो सकता है, लेकिन भाइयों की हत्या वो जरूर किया था। एक भाई मात्र वह बिगताशोक जो उसी का धम्मा का दूसरा संतान था, उसको छोड़ा, बाकी सबकी हत्या कर दिया। 4 वर्ष लगे इस संघर्ष में और 269 बीसी में जो है अशोक शासक बना। 232 बीसी तक शासक रहा। उसके समय में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार काफी किए गए, लेकिन अन्य धर्मों के खिलाफ भी वो नहीं था। वैज्ञानिकता का अनुसरण करता था। साम्राज्य को काफी मजबूत किया। 84,000 स्तूप का निर्माण किया था, जिसका वर्णन फाहियान और वेन सोंगचैन यात्री जैसे लोग भी करते हैं। जहां तहां आज भी उत्खनन से अगर मुस्लिम आक्रांता नहीं रहते तो भारत में निश्चित ही रूप से पर्यटकों का हुजूम लगा रहता। जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने अशोक के निर्देशों के अनुसार भारत में निर्माण कार्य किए थे, जहां देखिए अशोक के स्तंभ नजर आते हैं, जहां देखिए स्तूप नजर आते हैं,
जहां देखिए चैत्य नजर आते हैं। आज हम लोगों के पास अपनी मड़ई छाने के लिए तो पैसा नहीं है, अपने घर के रंग रोगन के लिए जो है हालत खराब हो जा रही है। और वो भारत के क्षेत्र क्षेत्र में अलग अलग दिशाओं में जा जाकर और इस प्रकार से पाषाण के बड़े बड़े शिलाखंड को ले जाकर और फिर बिना मशीन के उसे एक से एक तराशदारों से तराश कर और फिर उसे स्थापित करना, यह साबित करता है कि उस समय लोग भी कर्मठ थे और राजा का नेतृत्व भी बेहतरीन था। लेकिन ये बीच में आक्रांताओं ने आकर इसे खंडित कर दिया, तोड़ दिया, समाप्त कर दिया। और फिर हमारे लोग भी उसको सुरक्षित करने के लिए टांग टूंग कर रात्रि में जो है नदियों में डुबो दिए या खेतों में। देखे होंगे आप केसरिया में एक कभी बौद्ध स्तूप 1991 में निकला है, जो जमीन के अंदर था, हल ट्रैक्टर से जोता जा रहा था, तब पता चला विश्व का सबसे बड़ा स्तूप मिला है। यानी उसे ढक दिया गया था ताकि उन मुस्लिम आक्रांताओं के कारण हमारे देश में जो स्थापत्य है उनको सुरक्षित किया जा सके। और विश्व का सबसे बड़ा वह स्तूप है केसरिया, आपको यही चले जाइए चंपारण में आपको मिलेगा। तो कहने का अर्थ है कि सुरक्षा देने के लिए हम लोग या तो ढक दिए या नदियों में डुबो दिए या फिर उन लोगों ने तोड़ दिया, आग लगा दिया। 11 दिन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी जो है जब आक्रमण किया था 1203 में, तो उन्होंने नालंदा बौर बिहार में आग लगा दिया। करीबन 2 मानसून को झेल गया लेकिन फिर भी आग नहीं बुझा। तीसरे मानसून में बारिश जब हुई तब बुझा। इतना सोचिए कि लाइब्रेरी थी, बर्बाद करने की कोशिश की गई। ये सब जो है आपके हमारे लोगों के जो पूर्वज थे वही लोग मेहनत किए थे। और इस देश में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, बल्कि कलम से लिखकर इन सभी पुस्तकों को रखा जाता था, सभी अनुभवों को रखा जाता था, सभी ज्ञान को रखा जाता था। अब आगे आप देखेंगे अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारी जो थे वो कुणाल में और जालौक में थोड़ी सी मतभेद उत्पन्न हो गई और ऐसी स्थिति में मौर्य साम्राज्य विभाजित हो गया। अंततः बृहद्रथ नामक शासक हुआ, मौर्य सत्ता का अंत हो गया। उसके समय में विदेशी आक्रांत अपना भारत में आक्रमण करने लगे, क्योंकि बौद्ध धर्म के भारत में आ जाने से एक हुआ कि भारत एक हिंसक देश है। आज भी हिंदुओं को माना जाता है कि हिंदू बहुत सहनशील होते हैं। घर में अगर बिल्ली हो तो लोग मारना मत, एक रुआ टूट जाएगा, पार पड़ेगा, मरोगे तो तुमको दान देना पड़ेगा जाकर सोना का। मेढक भी है, कहते हैं लोग मेढक को मत मारना नहीं तो कान बथेगा तुमको, इस तरीके से लोग मना करते हैं। चूहा को कहते हैं कि ये गणेश जी का सवारी है, मत मारो, धन लक्ष्मी समाप्त हो जाएगी। यानी हर जीव जंतुओं के प्रति प्रेम है। ये सारी नॉलेज विदेशों में थी और विदेशी आक्रांता अयोग्य थे, हमसे कहीं किसी मोर्चे पर नहीं लड़ सकते थे। इसके बावजूद भावनाओं में वो कट्टर थे, भावनाओं में हम दैवीय थे। भावनाओं की हमारी उदारता का फायदा उठाकर उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया और नियंत्रण कर लिया। आज ताकत है, हिम्मत है तो कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखे, आंख को फोड़ेंगे नहीं, खा जाएंगे पकाकर सीधे से। इतनी मजबूत भारत है और कभी भी अब रहेगा, दबने नहीं जा रहा इन कौओं के संगठन बना देने से। ये बनाए हैं संगठन के एक बेवकूफ को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। कम से कम बेवकूफ भारत का प्रधानमंत्री रहेगा तो मुख्यमंत्री की सीट हम लोगों की सुरक्षित रहेगी। अरे पगला, तुम कौओं में से ही एक बहुत से अच्छा कागभुजुंडी का चयन करो, हम लोग सपोर्ट कर देंगे तुमको। वो पागल और बेवकूफ को बनाओगे तो हम जान रहे हैं कि गधे को ऊपर इसलिए तुम बैठाना चाहते हो कि तुम जो लाद दो लेके ढोएगा। यानी अपनी मुख्यमंत्री की सत्ता विराजमान रहे और इसके लिए देश डूब जाए। यह परंपरा जो है भारत में बहुत बाद में चली थी। खैर, देश की जनता इन चीजों को समझ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रही है कि इन कौओं के संगठन भानुमति के पिटारा है, कुछ दिनों के लिए रहेंगे और बाकी फिर डैमेज हो जाएंगे। अगर सबको सपोर्ट ही करना होगा तो मर्ज कर देते, सब अपनी पार्टी को खत्म करके एक ही पार्टी में अपने आप को विलय कर लेते, बात खत्म हो जाता। नहीं, सब रहेंगे, यानी गिद्ध की तरह जो है घुसे हुए रहेंगे और सब नोच नोच कर खाते रहेंगे देश को, अपने परिवारवाद को बढ़ाते रहेंगे, अपने निजी प्रॉपर्टी को बढ़ाते रहेंगे। राष्ट्र की सेना के लिए और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा कोई कदम उठाया नहीं जाना है, यह स्पष्टता है। अपनी माल बनाना है, बात खत्म। वो जानते हैं देश के लोग राज करे तो, विदेशी राज करे तो, मालदार का तो हमेशा ही पोजीशन रहता है, तो मालदार बने रहना चाहते हैं, देश बाहर में जाए। लेकिन नहीं, देश की जनता समझदार हो चुकी है और इस ढंग से सुरक्षा और संरक्षण निश्चित ही रूप से करेगी। तो मैं बता रहा था आपको कि इस तरीके से जब हुनों का आक्रमण शुरू हुआ था तो सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। उन्होंने कहा था कि हे बृहद्रथ, तुम सुरक्षा दोगे? बोला कि नहीं, हमसे संभव नहीं है। बस उसका वध कर दिया और सेना को लेकर हुनों से निपटा था वो। और इस तरीके से शुंग वंश की नींव डाली थी। लेकिन उसमें भी कमजोर शासक आ गए, अतः उसका सेनापति भी वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की नींव डाला। उसमें भी एक सुशर्मन था, वो भी कमजोर हो गया। तो दक्षिण भारत से 7 वाहन शासक सिमुक आता है और आने के बाद 7
सातवाहन सत्ता, जो प्रतिष्ठान के, महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान का रहने वाला है, और वह उत्तर भारत आता है। आने के बाद यहाँ से सुशर्मन की हत्या कर देता है और इस ढंग से कण्व सत्ता का अंत हो जाता है। लेकिन दूसरी सत्ता कोई स्थापित नहीं होती है, लंबे समय तक सत्ता विहीन यहाँ लोग रहते हैं। लेकिन शक, कुषाण, पहलव, पार्थियन भारत में धीरे धीरे आते रहते हैं। वो देखते हैं कि छोटे छोटे झड़प के बाद ही सत्ता उनकी स्थापित हो जाती है, लेकिन बड़ा एक बृहद साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाते और देश की सुरक्षा और संरक्षा के लिए काम नहीं कर पाते। अंततः व्यवसायियों के एक संगठन जो था, श्रीगुप्त के हाथ में सत्ता जनता सौंपती है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी होता है, सभी बिहार के ही शासक है, ध्यान दीजिएगा, सब आ सकता है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी जो होता है वो चंद्रगुप्त, घटोत्कच होता है। घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम होता है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी रामगुप्त होता है। रामगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त होता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी, घटोत्कच का जो उत्तराधिकारी हो चंद्रगुप्त प्रथम होता है। चंद्रगुप्त प्रथम का समुद्रगुप्त होता है। समुद्रगुप्त का रामगुप्त होता है, जो शक, शासक, बासों से हार जाता है और दुर्श्वामिनी को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। उसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय होता है, जिसको विक्रमादित्य द्वितीय भी कहते हैं। और तत्पश्चात जो है आपके कुमारगुप्त होते हैं, फिर स्कंदगुप्त होते हैं, स्कंदगुप्त होते हैं, फिर कुमारगुप्त होते हैं, और अंतिम शासक जो है विष्णुगुप्त होता है। गुप्त सत्ता के दौरान भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार से लाभ होता है, क्योंकि सिल्क रूट पर हमारा नियंत्रण हो जाता है और भारत सोना की चिड़िया कहलाने लगता है, क्योंकि साहित्य में और स्थापत्य में, मंदिरों में भारत का पोजीशन पूरे विश्व में एकदम से फैल जाता है। लेकिन अंततः उनकी सत्ता भी 550 तक आते आते अंत हो जाती है। और फिर भारत में छोटे छोटे जो सामंत होते हैं, चूंकि उन्होंने भूमि दान बहुत दिया था, राजपूत राजवारों का बोलबाला हो जाता है। लेकिन राजपूत रजवाड़ों में भी एकता स्थापित देखा ब्राह्मणों ने कि अगर ये एक हो जाएंगे तो वैसी स्थिति में हम लोगों को फायदा क्या होगा। तो अपने प्रॉपर, जैसे अभी देखे होंगे कि अगर सभी देश के राजनीतिक लोग जितने हैं अगर कांग्रेस में मर्ज हो जाते तो कांग्रेस मजबूत पार्टी हो जाती। नहीं, इसमें ममता भी रहेगी अलग से, कांग्रेस भी रहेगी अलग से, नीतीश भी रहेंगे अलग से, आरजेडी भी रहेंगे अलग से, दक्षिण भारत के भी पार्टियां रहेगी अलग से। ये सारी पार्टियां एक समझिए कि कॉकरोच की दल की तरह एक साथ जुटेंगे और अंततः जो है जैसे ही कुर्सी पर थोड़ा मजबूत होगा, अपना अपना लाभ के पद मांगेगा तो भड़भड़ा के केवल सत्ता फिर गिर जाएगी। इनको सत्ता है अपने राज्य में मजबूती के लिए और कोई सत्ता इनको लेना देना नहीं है। नहीं तो अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना हो तो मैं कहता हूं कि सभी देश के जितनी भी गैर भाजपा पार्टियां हैं अपना सारा चुनाव चिन्ह का परित्याग कर दे और सब कांग्रेस में शामिल हो जाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत चुनौती मिलती है। वो भी पार्टी मनबरू अगर हो गई है तो डरेगी कि विपक्ष हमारा काफी मजबूत है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यहाँ तो अपना अपना फायदा उठाना है, राष्ट्र से कहाँ लेना देना है। अगर राष्ट्र लेना देना होता तो होता, और वही स्थिति उस समय में भी हुई। जानबूझकर उस समय के चंद विद्वानों ने क्षत्रियों को आपस में संघर्ष कराना शुरू किया और क्षत्रिय एक नहीं हो सके, और इस तरीके से लिख दिया गया इतिहास की आज भी जहां है आपस में लड़ते रहते हैं, वंश के नाम पर, परंपरा के नाम पर, कुल के नाम पर, खानदान के नाम पर, गोत्र के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, और एकता स्थापित नहीं हुई। और जिस कारण लड़े तो खूब, मरे तो खूब, शहादत तो दिए खूब। पुरुष तो का स्त्रियों ने भी जौहर कर करके छोटे छोटे बच्चे और बूढ़ी औरतों के साथ भी ये साबित कर दिया पूरे इस धरती पर कि हम अपने अस्मिता के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए हम मर मिट सकते हैं, लेकिन अपने देश की प्रतिष्ठा को गंवाने नहीं देंगे। इतना किया जरूर हमारे छत्रानियों ने, हमारे राजपुतानियों ने, और राजपूतों ने भी बलिदान दिया, हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। लेकिन अफसोस कि एकता स्थापित न हो सकी। देश के ही गद्दार विदेशियों को मदद पहुंचाते रहे, विश्वासघात उन लोगों में नहीं रहा। अंततः जो है मुस्लिम आक्रांता भारत में सत्ता स्थापित करने में सफल रहे। कुछ हमारे ही देश के लोग जो किसी कारणवश जात पात ऊंच नीच के कारण समाज में कम सम्मान को प्राप्त कर रहे थे, इन्होंने त्वरित गति से इस्लाम को ग्रहण कर लिया। और इस्लाम ग्रहण करने से मुस्लिम लोगों की एक हुजूम भारत में ही खड़ी हो गई। विदेशों से मुसलमान नहीं आए, हुजूम यहीं से खड़ा हो गया। तब तो आपको पता होगा अरब से कोई मुसलमान यहाँ नहीं आया था, बल्कि सारे के सारे यहीं के जो लोग थे वो इस्लाम ग्रहण कर लिए। नतीजा हुआ कि हम ही से हमारे लोग लड़ने लगे और अंततः जो है मुगलों को भी वो अवसर मिला, मुगल राजवंश की स्थापना हो गई। और जब मुगल राजवंश की स्थापना में कमजोरी की छेद दिखी
तो फिर यूरोपीय आ गए, पता नहीं कब तक ये इटालियन लोग देश में शासन करेंगे, कब एकता देश में स्थापित होगी। तो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हमें इन सब छोटी छोटी इवेंट्स को देख लेना होगा। और फ्रीडम स्ट्रगल में 1857 के वीर कुंवर सिंह से लेकर और तत्पश्चात महात्मा गांधी सहयोग आंदोलन जो चलाते हैं, जो 1920 में बिहार में आपके मौलाना मजहरूलक चलाते हैं, ये भी देख लेना है। ठीक इसी ढंग से चंपारण सत्याग्रह होता है, राजकुमार शुक्ल से संबंधित जानकारियां हैं, वो सब भी आप लोगों को देख लेना है। ठीक इसी ढंग से जो पीर अली 1857 के विद्रोह में पटना में पुस्तक विक्रेता थे, आक्रमण करते हैं, उनका भी थोड़ा सा घटना देख लेना है। जो हमारे बैरकपुर से जो हमारी सेना जो है आगे बढ़ती है, या फिर रोहिणी जो बोधगया में देवघर जिला में रोहिणी है, फिर मुजफ्फरपुर है, इन सबको हल्का फुल्का आप जितना फास्ट हो देख सकिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का 10-20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएगा और आप श्योर पास कर जाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।